वन प्रूव करने का एक तरीका हमने देखा था। वन प्रूव करने का तरीका हमारे पास ये था कि पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स को एफ वाई रखने पर अगर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाता है तो वो फंक्शन वन कहलाता है। हमने ये देखा था, ठीक है। तो अब इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि जो फंक्शन एफ है वो भी वन है और जो जी है वो भी वन है। हमको प्रूव करना है कि जी और एफ भी वन होगा। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। To prove that GOF A to C is 1, let us put GOF X is equal to GOF y। अगर GOF, जैसे मुझे ये प्रूव करना होता था कि f जो फंक्शन है वो वन है, तो मुझे क्या करना होता था, fx इज इक्वल टू fy पुट करना होता था। वो करने के बाद अगर x इज इक्वल टू y आ जाएगा तो मैं उसको वन बोलूंगा, ठीक है। तो अब मुझे GOF को वन प्रूव करना है तो मैं GOF x इज इक्वल टू GOF y पुट कर दूंगा। अब देखता हूँ x इज इक्वल टू y आता है कि नहीं। अच्छा, ये जो GOF है इसका मतलब क्या है, g ऑफ f, ये ऐसे लिखा जाएगा g ऑफ fx is equal to g of fy। अब लिखेंगे since, यहाँ पर लिखिएगा ये जो fx है, ये जो fx है और fy है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने क्या करा कि fx इज इक्वल टू fy रखने पर x इज इक्वल टू y आ जाता है अगर फंक्शन वन होता है तो इसी तरीके से f एनीथिंग या f एनीथिंग ना बोलकर f x1 बोल दो इज इक्वल टू f x2 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा अगर फंक्शन वन है तो, ठीक है। तो g के आगे क्या लिखा हुआ है fx और g के आगे क्या लिखा हुआ है fy, तो मैं क्या लिख दूंगा, इट इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू fy। और यहां पर ब्रैकेट में लिख देना सिंस g b टू c, या अगर सिंपली g भी लिख देंगे तो भी चलेगा, इज वन, क्योंकि g जो है वो हमको वन दे रखा है। जब g वन है तो g के आगे जो भी चीज लिखी हुई है ब्रैकेट में और इधर वाले g के आगे जो भी चीज लिखी हुई है ब्रैकेट में वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि वो पहले से ही दे रखा है वन, तो प्रूव नहीं करना है, वो दे रखा है कि वन है तो अंदर वाली चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। ये समझ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से fx इज इक्वल टू fy हो गया, है ना। fx इज इक्वल टू fy हो गया तो f के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x, इधर y, f के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है y, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। ब्रैकेट में लिखिए सिंस f इज आल्सो वन, ठीक है। तो GOF x इज इक्वल टू GOF y रखने पर अल्टीमेटली x इज इक्वल टू y आ गया, देयरफॉर GOF इज अ वन फंक्शन, देयरफॉर GOF इज अ वन फंक्शन। तो GOF एक वन फंक्शन हो गया, समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 था। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे। जब GOF की बात करेंगे ना ये, तो इधर f दे रखा होगा, f होगा a से b, इधर g दे रखा होगा, g होगा b से c। तो g ऑफ f अगर मेरे को निकालना है, तो इसका कोडोमेन और इसका डोमेन ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी GOF निकाल पाओगे। सिमिलरली अगर FOG निकालना है तो आप ये देखिए, FOG निकालने के लिए f को बाद में लिखेंगे, g b टू c और f a टू b। तो क्या FOG निकालना पॉसिबल है, हम ये कहेंगे FOG निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन और इसका डोमेन ये इक्वल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो f जो भी हमको निकालना है, जैसे f GOF निकालना है तो g बाद में है ना,
तो जी बाद में है, तो जी ओ एफ अगर मेरे को निकालना है तो जी ओ एफ निकालने के लिए पहले एफ लिखें फिर जी लिखें। देखिएगा एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जी ओ एफ पॉसिबल है, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ गए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ऐसा ही दे रखा था एफ ए टू बी जी बी टू सी, एफ ए टू बी और जी बी टू सी के दे रखा था, तो जी ओ एफ निकल सकता है, एफ ओ जी नहीं निकलेगा। क्लियर है? चलूँ आगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, दोबारा बताता हूँ। अभी यहाँ से अगर दिक्कत हो तो चाहे पीछे वाले को बैठ जाओ, ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f दे रखा है और एक g दे रखा है। अब जो f है ना, f का डोमेन मुझे दे रखा है a और कोडोमेन दे रखा है b, तो a टू b ये हो गया। इसी तरह से जो g है, g का डोमेन दे रखा है b और कोडोमेन दे रखा है c। तो आप ये देखिएगा कि मैं g ऑफ f यानी कि GOF, मैं GOF तभी निकाल सकता हूँ जब पहले वाले का कोडोमेन और दूसरे वाले का डोमेन दोनों सेम, तभी निकाल सकते हैं GOF। इसी तरीके से अगर मुझे FOG निकालना है, FOG निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले G लिखूंगा, तो पहले G लिख लिया B2C और फिर F लिखूंगा, F हो गया A to B। तो FOG के लिए आप ये देखिए पहले वाले का कोडोमेन और दूसरे वाले का डोमेन सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो FOG डज नॉट एग्जिस्ट। FOG आप निकाल ही नहीं सकते इसका। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी हम कभी FOG निकालेंगे ना, तो FOG निकालने के लिए मुझे ऐसा चाहिए होगा F ऑफ GX, तो G का डोमेन यूज करूंगा। डोमेन किसका यूज करूंगा? G का, है ना। तो G का जो डोमेन है, G का डोमेन तो हो गया हमारा B वाले एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, F और ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है। तो जो F का फंक्शन का जो आउटपुट आता है वो उसका ये आता है, कोडोमेन आता है। तो ये डोमेन और कोडोमेन अगर दोनों सेम ही हो गए तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो एक ही कंडीशन में रिलेट हो सकता है अगर ये बोला जाए कि वो दोनों इक्वल है, मतलब fx इज इक्वल टू x है। आइडेंटिटी फंक्शन के केस में ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चंस में ये चीज़ मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है, कि वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। उस चीज़ को हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रूव करके दिखाएंगे, अभी ऐसे ही हवा में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 18 में क्या था कि मुझे दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे थे 1 1, और फिर उनका एक कॉम्पोजिशन दिया गया और ये कहा गया कि इसको प्रूव करके दिखाइए ये 1 1 है या नहीं। अब ऐसा ही 1 2 के केस में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में है शो दैट इफ f a to b, अब क्या दिया है इन्होंने, इफ f a to b and g b to c, f a to b and g b to c are onto, तो ये onto दे रखे हैं फंक्शंस इस बार, जैसे पहले दोनों के दोनों 1 1 दे रखे थे, अब दोनों के दोनों onto दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि GOF A to C is also onto, GOF A to C is also onto। तो GOF जो है, हाँ ये पुरानी दिक्कत है, वो कोई बात नहीं, लेकिन करे जा सकते हैं, है ना। मैंने मैच करके देख लिया, सिलेबस भी अब आ गया है, तो जो मैं करवा रहा हूँ कर लीजिए, कोई नहीं। चलिए जी, अब GOF A to C यहाँ पर भी देख लीजिए कि दोनों का इसका कोडोमेन और इसका डोमेन सेम है, तो जो फंक्शन बनेगा ना GOF वो बनेगा A से C तक, GOF बनेगा A से C तक। तो यहाँ पर भी वही है कि इसका कोडोमेन और इसका डोमेन सेम है, तो GOF बनेगा A से C, A से C, मतलब GOF का डोमेन होगा A और कोडोमेन होगा C। अच्छा, अब आप देखिएगा कि F A to B और G B to C हमें onto दे रखा है, तो जरा onto सोचिएगा, onto है क्या।
मैं पहले जी की बात करता हूं। इधर लिख लीजिए एफ। मान लो यहां पर एक एलिमेंट एक्स है और इधर एक एलिमेंट वाई है। फिर मैं जी की बात करता हूं। ये जी का डोमेन हो गया, ये जी का कोडोमेन हो गया। इधर एक एलिमेंट वाई है और इधर एक एलिमेंट जेड है। मुझे जानबूझकर ये एलिमेंट सेम यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम होगा, तभी जीओएफ निकलेगा। देख लीजिए, एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन वो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एफ का कोडोमेन और जी का कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने सेम लिया, एक एक एलिमेंट ले लिया बस समझने के लिए। ठीक, तो पहले जी की बात करते हैं। ये इससे रिलेट कर रहा है और ये इससे रिलेट कर रहा है। अब लेट, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट डी है, ये सेट सी है। ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी। तो लेट देयर बी एन एलिमेंट, लेट देयर बी एन एलिमेंट z बिलोंगिंग टू सी। हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है z जो कि सी को बिलोंग कर रहा है। Let there be an element z belonging to C such that its pre-image in B small y। ठीक है, कि उसकी एक प्री इमेज है, मतलब ये जो z है ये यहाँ पर y से रिलेट कर रहा है, y इसकी प्री इमेज है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से? इसको ऐसे लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू z, ऐसे लिख देंगे एफ वाई इज इक्वल टू z। ठीक है, अच्छा नाउ लेट देयर बी the same element y belonging to B in F such that, मतलब अब मैं F फंक्शन की बात कर रहा हूँ, an element z belonging to C in G लिख देना था मेरे को यहाँ पर, G मतलब G फंक्शन की बात कर रहे हैं, लिख दीजिएगा in G। ऐसे ही in F such that its pre-image is x, that is fx is equal to, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, gy लिखना था मुझे, gy is equal to z। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे fx is equal to y। ये समझ गए? ये gy is equal to z क्यों लिखा है? नहीं समझे? फंक्शन g है तो जैसे fx लिखते हैं ना, जैसे एक फंक्शन होता है यहाँ पर f, इधर वाले सारे एलिमेंट्स को हम x मान लेते हैं, इधर वाले सारे एलिमेंट्स को y मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि fx इज इक्वल टू y के होगा। इसी तरीके से अब फंक्शन g है तो इधर वाले एलिमेंट को y माना है तो gy इज इक्वल टू z, इस वजह से gy इज इक्वल टू z लिखा है। समझ रहे? ठीक। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये कैसे हुआ है? क्योंकि दोनों के दोनों ऑन टू दे रखे थे। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो GOF है ये ऑन टू है या नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर GOF A to C। GOF A to C, मुझे GOF A to C के लिए चेक करना है। तो GOF A to C के लिए क्या होगा? आप ये देखिएगा कि जो डोमेन वाला एलिमेंट है वो कौन सा होना चाहिए? X होना चाहिए, और जो कोडोमेन निकल कर आए वो निकल कर आए Z। ठीक है, क्योंकि A से C करा जा रहा है ना। तो अब मैं GOF के लिए चेक करूंगा, तो GOF क्या हो जाएगा? आप ऐसा लिखेंगे GOF X। समझ गए? GOF X, क्योंकि A से C करना है तो ये X होना चाहिए। ठीक है, तो GOF X मतलब G of
fx हो गया। अब fx की वैल्यू क्या है y, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे g, fx की जगह आप लिख देंगे y, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने fx की वैल्यू y के इक्वल है ये आपने लिख दिया है ना, तो gy हो गया और gy इज इक्वल टू z, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो GOFX इज इक्वल टू z आ गया, यानी कि अगर x है तो x सीधा का सीधा z से रिलेटेड है, यानी कि a से c जो फंक्शन है GOF वो a से c है, तो इसका मतलब z की एक प्री इमेज है x, z की एक प्री इमेज है x, और अगर डोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाती है तो वो ऑन टू कहलाता है। देयरफॉर बस आप ये कह देंगे देयरफॉर GOF इज एन ऑन टू फंक्शन। बताइए जी, क्लियर, समझ गए? ठीक है, तो बस ये करने का तरीका समझ लेना, ठीक है, किस तरीके से करके दिखाना है। ठीक है, ऑन टू वाला ऐसे हो गया और ये 1 1 वाला हो गया। उसके बाद अब दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 21, दो एग्जाम्पल पुरानी वाली बुक में वो दे रखे हैं। ये वाले ऐसे एग्जाम्पल्स ना एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको जैसे मान लीजिए कभी आपसे ये कहा जाए कि एक 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन का एक एग्जाम्पल बताओ, तो एक बच्चा अलग एग्जाम्पल देगा, तुम अलग एग्जाम्पल, तुम अलग एग्जाम्पल, तो सब बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, तो उसकी ना कॉमन आंसर की नहीं बन पाती। जब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिनकी कॉमन आंसर की नहीं बन पाती, उसको चेक करने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस जिसके अलग अलग बच्चे के अलग अलग आंसर हों, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं। लेकिन हमें ये करते हैं कि ये इन क्वेश्चंस में क्या समझाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक नोट करके लिखेंगे। ये जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं 20 और 21, तो इसके बाद में ना एक रिमार्क दे रखा है, तो पहले वो रिमार्क समझो, फिर उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को समझो। नोट करके लिखिएगा, इन जनरल फर्स्ट लिखना if GOF is 1 1, in general if GOF is 1 1, it implies that F is 1 1. Second लिखना, if GOF is onto GOF is onto, it implies that G is onto. It implies that G is onto. तो क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 का कन्वर्स है। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कहा गया कि F और G दोनों के दोनों 1 1 है। अगर F और G दोनों के दोनों 1 1 है तो GOF 1 1 जरूर होगा। लेकिन उल्टा कि अगर GOF 1 1 है तो क्या ये दोनों 1 1 होने जरूरी हैं, तो हम ये कहेंगे नेसेसरीली ये ट्रू नहीं है। अगर GOF 1 1 है, अगर GOF 1 1 है तो F के 1 1 होने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, G से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली जो दूसरा वाला था, दूसरे वाले में क्या बोला गया कि F भी ऑन टू है, G भी ऑन टू है, तो GOF ऑन टू होगा ही होगा, ये दे रखा था। अब क्या है, अब उल्टा दे रखा है कि अगर GOF ऑन टू है तो क्या दोनों का ऑन टू होना जरूरी है, तो हम ये कहेंगे कि अगर GOF ऑन टू है तो F कुछ भी होता रहे, G का ऑन टू होना जरूरी है, G ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं। अब इन्हीं दोनों पर एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपको खुद बनाकर लिखने हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 है, ठीक है, समझना जरूरी है, बाकी ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, तो मैंने पहले ही बता दिया पेपर में नहीं पूछा जाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इधर से सुन के इधर से निकालने वाला हूँ इसको। ठीक है, समझ लेना ढंग से। ठीक, देखिए
कंसिडर फंक्शंस f and g such that composite g of f is defined and is 1 1 are f and g both necessarily 1 1। वो बोल रहे हैं कि अगर g of f कोई कंपोजिट फंक्शन है और वो 1 1 है तो क्या बोथ f और g क्या दोनों को 1 1 होना जरूरी है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ f का 1 1 होना जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल है ये, यहाँ पर आप लिखिएगा कंसिडर टू फंक्शंस। तो फंक्शंस भी हम कंसिडर कर रहे हैं, सेट्स भी हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो कंडीशंस हैं वो भी हम ही कंसिडर कर रहे हैं इसमें। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि सिर्फ f का 1 1 होना जरूरी है, g कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, चलिए जी। तो हमने पहला फंक्शन लिया f, और f फंक्शन क्या ले रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा g। तो GOF कैसे बनेगा? GOF तभी बनेगा जब ये कोडोमेन एग्जैक्टली इसका डोमेन बन जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो लेना ही पड़ेगा, ले लिया। उसके बाद जो इसका कोडोमेन है वो भी सेम ले लिया 1 2 3 4 5 6। अब फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ये फंक्शंस हैं क्या क्या। इन्होंने बोला कि here fx is equal to x, fx तो x के इक्वल है, ठीक है, and gx is equal to x for gx is equal to x for x is equal to 1 2 3 4, x is equal to 1 2 3 4, and g5 is equal to g6 is equal to 5 is equal to 5। ये है, ठीक है। तो ये हमने दो अलग अलग फंक्शंस मान लिए और ये उनकी कंडीशंस मान ली कि क्या है, fx तो बिल्कुल प्योरली x के इक्वल है, fx is equal to x। तो इनका एरो डायग्राम बनाकर देख लीजिए। जैसे मैं f की बात करता हूँ तो f में क्या है 1 2 3 4, f के दूसरे सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये फंक्शन f हो गया। तो fx क्या दे रखा है, fx is equal to x, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो fx यानी कि y का जो मतलब जो उसका जो ये है रेंज जो है वो भी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4। तो ये तो f हो गया, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं। अब g की बात करते हैं। g इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 और g का कोडोमेन भी यही है 1 2 3 4 5 6। ये है gx is equal to x for x is equal to 1 2 3 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो इसका आउटपुट भी 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, ठीक है। और अगर g5 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है 5, 5 है तो 5, अगर g6 है तो भी रिजल्ट 5, मतलब ये भी 5। तो ये हमारा g फंक्शन हो गया। तो ये f और g फंक्शन कुछ भी हम मान सकते हैं, तो हमने कुछ माने हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि if GOF is 1 1, if GOF is 1 1, तो जरा देखते हैं GOF 1 1 है या नहीं है। तो हमें प्रूव ये करना है कि अगर GOF 1 1 दे रखा है, अगर GOF 1 1 दे रखा है तो G कुछ भी हो जो f है उसका 1 1 होना जरूरी है। तो f 1 1 है या नहीं, f 1 1 है। G बताओ क्या है, मैनी 1, ठीक है। ऑन टू वाली चीज भूल जाना, ऑन टू तो ये भी नहीं है, ऑन टू तो ये भी नहीं है, ठीक है। दोनों ही इन टू है क्योंकि इधर का 5 और 6 छूट रहा है, इसका 6 छूट रहा है, ठीक। तो 1 1 की बात कर रहे हैं सर। अब GOF की बात करते हैं। शुरुआत GOF से है
तो GOF कहाँ से कहाँ होगा? GOF यहाँ से यहाँ होगा, समझ रहे हैं? A से C, A से B, B से C, तो ये A से C होगा। तो इसका मतलब मुझे एक एक करके ये एलिमेंट्स लेने हैं, 1 2 3 4 ये लेने हैं। तो GOF X जो ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा? GOF 1 निकालेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? G of F1। बताओ भाई F1 क्या है? F1 है 1 के इक्वल, ठीक है? तो ये क्या हो गया? G1। तो 1 किसके इक्वल है? ये भी 1 के इक्वल। GOF2 तो G of F2, तो F2 किसके इक्वल है? ये भी 2 के इक्वल है। G2 और 2 किसके इक्वल है? किससे रिलेट कर रहा है? ये भी 2 से रिलेट कर रहा है। GOF3 मुझे कौन से एलिमेंट्स लेने हैं? मुझे 4 एलिमेंट्स लेने हैं बस, 1 2 3 4, बिकॉज GOF A से C होता है, A से C होता है। 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले रहे हैं। तो G of F3, हाँ जी, F3 का क्या आउटपुट आएगा? F3 का आउटपुट भी 3 आएगा। तो G3 का आउटपुट भी देख लो क्या आ रहा है? 3 ही आ रहा है। फिर GOF4, तो G of F4 का आउटपुट भी 4, G4 का आउटपुट भी 4। क्लियरली GOF is 1 1, GOF is 1 1 and F is 1 1, but G is not 1 1। तो 1 1 की कंडीशन याद रखना कि अगर GOF आपको 1 1 दे रखा है तो F का 1 1 होना जरूरी है, G कुछ भी हो। समझ गए? ठीक है। अब ऐसे ऑन टू का एग्जांपल देखेंगे कि GOF अगर ऑन टू दे रखा है तो G का ऑन टू होना जरूरी है, F कुछ भी हो। ठीक, एग्जांपल नंबर 21 देखिएगा। तो आप ये बताओ जरा, वैसे खुद भी सोच के बता दो कि ये अगर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आपके पास सोचने का तो वहाँ टाइम नहीं रहेगा ना कि आप सोचकर वहाँ पर फंक्शन बना लो, अच्छा ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। सोचने वाला काम नहीं करा जाता वहाँ पर, वो प्रैक्टिस इसी वजह से करी जाती है कि अच्छा ये क्वेश्चन देखते ही जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा वो देखते ही बता देगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, ये वाला क्वेश्चन अरिहंत में से, ये वाला क्वेश्चन आरएस में से, तो वो बच्चा देखते ही बता देगा। प्रैक्टिस इसीलिए करी जाती है। कंसेप्ट तो सभी को पता होते हैं मैथ्स में। प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि पेपर आपका 3 घंटे का है और आप उसको 2 या सवा 2 घंटे में करके बैठ गए, फिर पौने घंटा आप रिवाइज कर रहे हो कि मेरी प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक्स तो नहीं हो गई। ठीक है ना? तो जहां आपने प्रैक्टिस कर रखी है, करा हुआ क्वेश्चन आ गया, करा हुआ क्वेश्चन जब आपके पास आएगा उस क्वेश्चन को आप कर दोगे 2 मिनट में। और अगर आपने नया क्वेश्चन आ गया और नए क्वेश्चन में आपने दिमाग लगाना शुरू कराया तो वही जो क्वेश्चन है वो आपका 5 से 7 मिनट ले लेगा। तो आपका हर क्वेश्चन पर अगर प्रैक्टिस नहीं है, हर क्वेश्चन पर आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा और फिर लास्ट में आप यही कहोगे पेपर बड़ा लेंथी था जी, पेपर छूट गया। पेपर लेंथी नहीं होता कभी भी, प्रैक्टिस हमारी ही कम होती है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 20। तो रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना है? रिस्क से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमें ये क्वेश्चन याद कर लेना है कि अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया, एग्जाम में तो नहीं आएगा, पहली चीज़ ये तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन मैथ्स का एक वाइवा भी होता है। वो टीचर जो है स्टेटमेंट मार देगा सीधा आपके पास कि GOF एक ऑन टू फंक्शन है। हाँ जी है सर, मान लिया। ठीक है, तो F और G में से ऑन टू कौन सा होगा? तो आप बोल दोगे कि G होगा, G ऑन टू। कैसे होगा? प्रूव करके दिखाओ। अब प्रूव करने के लिए आप वहाँ पर सोच रहे हो, इतने बोल दिया नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है, वैसे ही चिढ़ा हुआ है किसी भी बात से, पता चला सिल्वर लाइन में DPSG का टीचर आ गया, उनकी आपस में बनती नहीं है, चिढ़े हुए हैं, निकाल दिया गुस्सा बच्चों के ऊपर। तो जिस बच्चे का भी मोटिव ये है कि मेरे को टॉप मारना है, वो क्या करेगा? वो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। जितने भी क्वेश्चन समझने वाले हैं कि हाँ ये मेरे को समझ कर जाने हैं, वो समझ कर जाएगा। और जो क्वेश्चन उसको ये लग रहा है कि यार ये पूछा तो नहीं जा सकता, उस क्वेश्चन को रट के चला जाएगा वो दिमाग में कि बाई चांस पूछ लिया तो मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट 100 में से 100 का है, तो मैं आधा भी नंबर का मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो इसलिए इस पर ना स्टार बना लो आप, या जो भी आपको मार्क करना है इस क्वेश्चन पर वो आप मार्क कर लो।
ठीक है, जिस भी तरीके से आपको बात करना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, पेपर में नहीं आएगा। पेपर का बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर्स हर तरीके के टीचर्स को पेपर चेक करने के लिए दिया जाता है। ये नहीं है कि आपको कोई बहुत महान टीचर मिलेगा जो पेपर चेक करेगा, उसके हाथ में की होगी, उसके हाथ में की होगी, वो की से मैच करता चला जाएगा और फटाफट फटाफट करता चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। 21 में ये चीज प्रूव करनी है, तो इसमें फिर से वही कंसिडर टू फंक्शंस, F 1 2 3 4 अच्छा, आप लोगों ने तो बोर्ड दिया था ना 10th का, आपने टर्म 1 और टर्म 2 दिया था, ठीक है। वो अभी लास्ट ईयर वाले बच्चों का एक्चुअली कल ही हुआ है पेपर खत्म, पता है सबको, बोर्ड के एग्जाम कल ही खत्म हुआ, कल लास्ट था, अकाउंटेंसी का था। तो जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे वो बार बार ना सवाल ज़्यादा पूछते थे, क्योंकि उन्होंने बोर्ड के पेपर दिए ही नहीं थे, उनकी बारी में ही बोर्ड कैंसिल हुआ था ना जब 10th का बोर्ड था। तो ये चीज़ आपने भी फेस करी होगी कि पेपर में, हालांकि आपने तो 2 अलग अलग पैटर्न्स फेस करे हैं, मल्टीपल चॉइस भी करा है और सब्जेक्टिव वाला भी करा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि पेपर में जो है क्वेश्चन में टाइम हमारा कम से कम जाना चाहिए, बस सिर्फ टाइम का खेल है सारा, और कुछ भी नहीं है। हर बच्चा सब कुछ कर लेता है लास्ट तक आते आते, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो चैप्टर, अच्छा जिसने चैप्टर ही छोड़ दिया कोई, तो वो तो आमंत्रण दे रहा है ना फेल होने को, वो तो फेल ही होएगा फिर, ठीक। तो सारे बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस का खेल है। तो प्रैक्टिस का आप इस चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी यही है, केमिस्ट्री में भी यही है, सब में प्रैक्टिस का है। तो इस वजह से कहीं पर भी ऐसा ना रह जाए। और जब आप अभी नोटबुक है आपकी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो मैथ्स की ये नोटबुक आ रही है, कल को जो हाथ में लगे वो लेकर चल भाई चल कोई बात नहीं, है ना। तो नोटबुक एक ही रहनी चाहिए, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो रखे होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, उसी चीज को आपको रिवाइज भी करना है लास्ट में। अब जी है, ये होगा 1 2 3 4, एक बीपीएस जी की लास्ट ईयर लड़की पढ़ती थी, हर्षिता नाम था उसका, और उसका टारगेट है यूपीएससी में अपीयर करना है उसको। उसके फादर भी आईआरएस ऑफिसर है, गुलमोहर में रहती है। तो वो एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो उसने ह्यूमैनिटीज़ ले रखा है, और ह्यूमैनिटीज़ के साथ में मैथ्स उसको रखना है। वो कह रही थी कि मैथ्स को मेरे को मेन सब्जेक्ट लेकर चलना है यूपीएससी में। तो यूपीएससी में जो बेस है वो एनसीईआरटी है, मालूम है? मालूम है, मतलब एनसीईआरटी की बुक्स जिस भी बच्चे को यूपीएससी जानते हैं ना, आईएएस पीसीएस, तो जिस बच्चे को उसकी तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी की बुक्स अभी अपनी कभी बेचता नहीं है। 9th की, 10th की, 11th की, 12th की संभाल कर रखता है वो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री लेना है सब्जेक्ट, तो अगर बुक्स उन्होंने बेच भी दिया तो उनको पूरा का पूरा सेट जो है वो 8th क्लास से और आगे तक का 12th क्लास तक का उठाकर लाना पड़ता है हिस्ट्री का। तो आप लोग अभी क्योंकि मैथ्स की क्लास है, मैथ्स कर रहे हैं, तो जो मैंने उस लड़की में अच्छी चीज़ देखी वो आपको बताता हूँ, अगर आपको काम की लगे तो आप भी नोट करना। वो क्या करती थी, कोई भी चीज़ जो उसको बिल्कुल नहीं लगती थी तो उसी क्वेश्चन के साथ में उसी क्वेश्चन पर हाइलाइटर लगाकर और यहाँ पर लिख लेती थी। जो ऊपर का पोर्शन है ना, वो ऊपर के पोर्शन में छोटा छोटा करके लिख लेती थी कि कोई भी चीज़ जो वो भूल रही है उसको वहीं लिख लेती थी, तो वो रिवाइज करते टाइम याद रहती थी उसको। मतलब कई बार मुझे भी हंसी आ जाती थी कि ये क्या कर रहे हो, कहती कि सर मेरा यही स्टाइल है, मैं ऐसे ही लिखूँगी, तो वो वहीं पर लिख लेती थी। तो आप कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगे तो उस चीज़ को वहीं के वहीं लिख लो, ठीक है। और कोई भी चीज़ कहीं पर भी कोई लूप होल रहने ना पाए। कोई भी चीज़ अगर ऐसी लगती है कि नहीं मैं पूछ लूँगी, बाद में हो जाएगा, बाद कभी नहीं आएगा, वो बाद आते आते ना फरवरी 2024 आ जाएगा। तो याद रखना ऐसे निकल जाएगा टाइम। तो पूछ लेना, मेरे से पीछे पड़ जाना कि सर ये नहीं करवाया, मेरा टॉपिक छूटा हुआ है। तब जब पीछे पढ़ोगे तो मैं जो भी नियरेस्ट संडे आएगा मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करता रहेगा कि हाँ यार वो बच्चा जो है ना उसने दिमाग खा रखा है, पहले उसको क्लियर करवाना है। तो भाई बता देना, जितना भी हो वो बोल देना मेरे को कि सर करवा दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए जी देखिएगा, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब इसके बाद हमें पहले एफ बनाना है। अच्छा हाँ, फंक्शन को डिफाइन किस तरीके से करें।
फंक्शन को डिफाइन करा है, फंक्शन f जो है वो ऐसे है, f1 इज इक्वल टू 1 सच एज f1 is equal to 1, f2 is equal to 2, f3 is equal to f4 is equal to 3, f3 is equal to f4 is equal to 3. फिर g1 is equal to 1, g1 is equal to 1, g2 is equal to 2, g3 is equal to g4 is equal to 3. g3 is equal to g4 is equal to 3. ये दे रखा है. अब आप देखिएगा फंक्शन है 1 2 3 4 f वाला, इसका डोमेन 1 2 3 4, को डोमेन भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 f. अब जो काम यहाँ पर था वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ये भी ऑन टू नहीं था, ये भी ऑन टू नहीं था, अब तो दोनों में से किसी एक को ऑन टू होना है. चलिए देखते हैं. तो क्या दे रखा है, f1 is equal to 1, f1 is equal to 1 यानी कि 1 is related to 1, f2 is equal to 2 मतलब 2 is related to 2, f3 is equal to 3, ठीक है, और f4 भी 3 के बराबर है, f4 भी 3 के बराबर है. ये तो ऑन टू नहीं है, ये तो ऑन टू नहीं है. लेकिन अब g की बात करते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3. g1 is equal to 1, 1 is related to 1, g2 is equal to 2 मतलब 2 is related to 2, g3 is equal to 3, g3 is equal to 3, g4 भी is equal to 3. किसी भी तरीके से आप ऑन टू तो ये है, ऑन टू तो ये है. अब उधर आते हैं. जी ओ एफ अब देख लीजिए जी ओ एफ की जब हम बात करेंगे, जी ओ एफ एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ये वाला डोमेन हो जाना चाहिए और ये वाला को डोमेन हो जाना चाहिए. ये दोनों सेम है, कॉमन है. तो जब जी ओ एफ निकालेंगे तो जी ओ एफ 1, पहला एलिमेंट जी ओ एफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ 1. बोलिए f1 कितना है, 1, तो ये हो गया g1, ठीक है. g1 कितना है, ये भी 1. g o f2, तो g ऑफ f2 g, हाँ जी, f2 कितना है, ये भी 2, g2, और g2 कितना है, g2 भी 2, भी 2 के बराबर हो गया. जी ओ एफ 3, तो g ऑफ f3 बताइए कितना है, f3 भी 3 के इक्वल है, तो ये हो गया g3, और g3 क्या है, g3 भी 3 के इक्वल है. जी ओ एफ 4 मतलब g ऑफ f4, f4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू भी 3 है, ठीक है, और g3 की वैल्यू तो 3 है ही, तो ये भी 3 हो गया. तो जरा देखिएगा कि कोई भी एलिमेंट हमें कहां से कहां तक जाना है, हमें इस से इस तक जाना है, तो इधर का कोई भी एलिमेंट छूट तो नहीं रहा. देख लो जरा, 3 3 2 1, तो 1 2 3 तीनों कवर हो रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब जी ओ एफ ऑन टू है. तो यहाँ लिखेंगे therefore जी ओ एफ इज ऑन टू, जी ओ एफ इज ऑन टू, एंड जी ओ एफ के ऑन टू होने पर क्या है,
कि बस जी ही ऑन टू होना चाहिए। ये जी तो ऑन टू है क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट्स जो रिलेट कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन एफ ऑन टू नहीं है, तो एफ कुछ भी होता रहे एंड जी इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये दोनों रिमार्क्स जो हैं याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 20 और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 22 कि अगर जी ओ एफ 1 1 है तो एफ होगा 1 1, जी कुछ भी हो। ठीक है, अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो जी होगा ऑन टू एफ कुछ भी हो। समझ गए? क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद जो है 20 21 फिर एग्जाम्पल नंबर 22 है, वो देखिएगा। अब जो मैं अगला एग्जांपल देख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 22, ये बेस बनेगा इन्वर्टिबल फंक्शन का कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 22 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 22 में है लेट f 1 2 3 to abc f 1 2 3 to abc be 1 1 and onto function। be 1 1 and onto function given by f1 is equal to a f2 is equal to b, f3 is equal to c। Show that there exists a function g abc to 1 to 3 such that GOF is equal to IX is equal to IX and FOG is equal to I by E। where X is equal to 1 2 3 and Y is equal to A B C। ये चीज शो करनी है। देखिए आराम से शो हो जाएगा। हमें क्या करना है, उन्होंने बोला f एक फंक्शन है जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, गिवन बाय दिस शो दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g abc 1 2 3 सच दैट GOF is equal to IX and FOG is equal to I by। तो एक फंक्शन दे रखा है f 1 2 3 a b c, f1 is equal to a, 1 is related to a, f2 is equal to b यानी कि 2 is related to b, f3 is equal to c मतलब 3 is related to c। ये दे रखा है शो दैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g abc 1 2 3। तो एक फंक्शन है g abc is equal to 1 2 3 such that GOF is equal to IX, GOF is equal to IX, ये हमको शो करना है। तो देखिएगा इसको कैसे शो करेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया बीच में g और इधर लिख लिया a b c और इधर 1 2 3।
ठीक है, अब ये कैसे रिलेट कर रहे हैं वो देखना है। हमको ये शो करना है कि जी नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। देखिए जब जी ओ एफ की बात करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ वन, एफ में सबसे पहले क्या है, वन है, तो वन का मतलब क्या हो गया, ये ए आ गया, ये हो गया जी ए, ये जी ए हो गया। इसी तरीके से अगला निकालेंगे जी ऑफ F2, F2 क्या है, B के इक्वल, ये हो गया GB, ठीक। सिमिलरली G F3, F3 क्या है, C के इक्वल, ठीक है। तो GA, GB और GC ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये प्रूव करना है सच दैट GOF इज इक्वल टू IX। IX का मतलब क्या है, IX का मतलब ये है कि भाई जो आपने शुरुआत में यहाँ पर लिया, जो आपने यहाँ पर टर्म लिया x लिया, आपका आउटपुट में भी x ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसको 1 के इक्वल ले लूँ, अगर मैं इसको 1 के इक्वल ले लूँ सच दैट GOF इज इक्वल टू IX, ठीक। तो GOF IX के इक्वल दे रखा है कि अगर GOF IX के इक्वल है तो G नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अगर इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर मैंने 2 लिया तो इसका आउटपुट भी 2 ही आना चाहिए, जब इसका शुरुआत में 3 लिया तो इसका आउटपुट भी 3 ही आना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो आप x ले रहे हो आपका आउटपुट में भी वही आना चाहिए, x ही आना चाहिए, ठीक है। तो GA इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि इन द फंक्शन G A इज रिलेटेड टू 1, ठीक है। तो इन द फंक्शन G A इज रिलेटेड टू 1, इन फंक्शन G B इज रिलेटेड टू 2 and in function G C is related to 3, ठीक है। तो यहां से हमने ये कहा कि GOF X is equal to X is equal to X it implies that IX is equal to IX। IX मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर है 1 2 3, तो आउटपुट 1 2 3 ही तो आ रहा है, आउटपुट 1 2 3 तो आ रहा है। तो सिमिलरली मुझे FOG IY के बराबर प्रूव करना है, तो FOG निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली G exists when GOF is equal to IX। अब इसी तरीके से FOG अगर हम कैलकुलेट करें तो FOG कैसे निकलेगा, अच्छा ये बताओ FOG निकल सकता है कि नहीं, FOG निकल सकता है कि नहीं। जैसे F है तो F में क्या है, F में हमने इसको 1 2 3 लिया है और इसको ABC लिया है, तो 1 2 3 और ABC, X ये हो गया Y ये हो गया, तो F क्या दे रखा है X to Y और G क्या दे रखा है Y, ठीक है। मुझे इसका कोडोमेन और इसका डोमेन देखना होता है GOF के लिए। अब अगर FOG देखना है तो FOG के लिए पहले G लिखेंगे Y to X और फिर F लिखेंगे X to Y, बहुत बढ़िया। तो इसका कोडोमेन और इसका डोमेन ये दोनों सेम है, तो FOG भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब FOG भी एग्जिस्ट करता है तो चलिए फिर आगे FOG निकालें, ठीक। FOG देखते हैं, FOG X का मतलब हो गया F of GX, F of GX, और अब एक एक करके निकाल लो आप F of GX, तो F of G, अब G की वैल्यू देखिएगा, मुझे FOG निकालना है तो मुझे ये Y वाले लेनी है वैल्यूज, ये Y to Y होना चाहिए। तो Y वाली वैल्यूज क्या है, Y वाली वैल्यूज हैं A B C, ठीक। तो पहले मैं लूंगा GA, जब मैं G की बात कर रहा हूं तो GA किसके इक्वल है, GA है 1 के इक्वल, ये क्या हो गया F1,
ठीक है, और f1 किसके इक्वल है, a के, तो आ गया a के बराबर ही है। इसी तरह से f ऑफ GB, तो f ऑफ GB किसके इक्वल है, b इज रिलेटेड टू 2, तो ये क्या हो गया, GB की जगह आपने 2 लिख दिया, और f2 क्या है, f2 है b के इक्वल, ये b के बराबर आ गया। f ऑफ GC, तो C किससे रिलेट कर रहा है G में, 3 से, ये हो गया f3 और f3 इज इक्वल टू C। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ABC रखने पर फाइनल रिजल्ट जो है वो भी ABC आ रहा है। Therefore FOG इज इक्वल टू IY, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, चाहे तो पहले ऐसे लिख लो FOG x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू IY। जब भी कभी हमारा fx रखने पर x के ही इक्वल आता है तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट में, y सेट में। क्या हो रहा है, a b c रखने पर a b c ही मिल रहा है, तो a b c रखने पर a b c ही मिल रहा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y, ठीक है, ये IY के इक्वल हो गया। इसके बाद एक नोट करके लिखेंगे आप, एक मिनट रुकिए। हेलो, अभी पूछ कर बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। आपने किसी का नाम मनन है क्या, मनन, मनन किसी का नाम है, मनन तो नहीं है यहाँ पर कोई। मुझे लगा कभी कोई और आपका निकनेम वगैरह हो किसी का मनन है। ये मिनट अब हेडिंग डालिएगा इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन इसमें लिख दीजिए, अ फंक्शन f x to y is said to be invertible a function f x to y is a function f x to y is said to be invertible if there exists a function g y to x to x such that g of is equal to ix g of is equal to ix and f of g is equal to iy. It is denoted by f की पावर -1, f इनवर्स से इसको हम डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। पुरानी वाली बुक वाले जरा नोट करें, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 3 4 ये आपको करने हैं। अच्छा सुन लीजिए, एफ इनवर्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालने का क्या तरीका है। एफ इनवर्स का मतलब है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये जब मेरे को निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है, बस ये करना है, वही आपका एफ इनवर्स कहलाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, ये दे रखा है।
तो ये जो fx है, इस fx को मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ ना। तो हम कैलकुलेट, हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 2x क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और x क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2। तो ये जो x आया है ना, इसी को हम बोल देंगे f इनवर्स ऑफ x, y माइनस 3 अपॉन 2, या सिंपली f इनवर्स बोल दीजिए। इस फंक्शन को सिंपली f बोलते हैं, जहां पर y होता है x की टर्म्स में। f इनवर्स का मतलब क्या है कि आपको उल्टा कर देना है, मतलब x निकालना है y की टर्म्स में। ठीक है, तो जहां पर भी आपसे f इनवर्स पूछा जाए वहां पर आपको x निकालना है y की टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज पूछी जा रही है, इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। ठीक है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो इसमें दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, f1 2 3 4 to 10। मतलब आपको ये देखना है कि GOF IX के इक्वल होना चाहिए। FOG फिफ्थ छोड़ दो नहीं कर पाओगे। सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, सिक्स सेवंथ और एट्थ, ये मार्क कर लो, सिक्स सेवंथ और एट्थ। मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाया कौन सा है, 2 छोड़ दिया है अभी आपने, फिफ्थ छोड़ दिया है, और बस 8 तक। और जहां पर भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे ना, R प्लस ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स। R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव वाले नहीं देने। ठीक है, बस जी इतना ट्राई करिएगा, ट्राई जरूर करना है हर बच्चे को। और ये क्वेश्चंस ना आपसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो मन छोटा मत करना। चैप्टर थोड़ा सा अजीब है ये, क्वेश्चन जब एक बार करे हुए होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं इस चैप्टर में। हाँ कोई नहीं, मैं फोटो भेजता हूँ, मैं फोटो भेजता हूँ सर मुझे। ठीक है, बुक दिखाना आपको, बुक दिखाओ, बुक दिखाओ, हमने टिक लगाया ना, हाँ बस उसी की फोटो खींच लो। पेज नंबर 18।